मेरा नाम रशीद है। सब मुझे शीदा दर्जी कहते थे। मैं एक गांव में रहता था और मेरा अपना काम ठीक चल रहा था। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान को वो जगह भी छोड़नी पड़ती है जहां उसने सालों गुजारे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन गांव के एक बासर शख्स से मेरी किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई और उसके बाद वो मेरे दुश्मनों में शामिल हो गया। उसने मेरे खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया, मेरे ग्राहकों को मेरे खिलाफ करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुकान वीरान होने लगी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया, लेकिन जब मामला जान को खतरे तक पहुंच गया तो मैंने सोचा कि अब यहां रहना बेवकूफ़ी है। तब मैंने फैसला किया कि किसी और गांव चला जाता हूं और वहां से नई जिंदगी शुरू करता हूं। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और अगली सुबह ही एक नए गांव के लिए रवाना हो गया। ये गांव जहां मैं पहुंचा निस्बतन बड़ा और तरक्की याफ्ता इलाका था। यहाँ बाजार भी अच्छा खासा था और चहल पहल भी थी। मैंने सोचा कि अगर यहाँ काम शुरू हो जाए तो दोबारा जिंदगी संवर सकती है। आसिफ अज़दा दुकान की तलाश। मैंने बाजार का जायजा लिया और मुख्तलिफ दुकानों के बाहर बैठे लोगों से पूछा कि क्या कहीं कोई दुकान खाली है, लेकिन हर कोई यही कहता कि यहाँ तो कोई भी दुकान खाली नहीं है, पहले से ही सब कुछ बिका हुआ है और अगर कोई छोड़ भी दे तो फौरन कोई न कोई ले लेता है। मुझे बहुत मायूसी हुई क्योंकि दर्जन औरतें तो घर से भी काम चला लेती हैं, लेकिन दर्जी को तो दुकान पर बैठना ही पड़ता है। गुजरने वाला हर शख्स जब देखे कि फला दर्जी की दुकान है तो ही कपड़े देगा, और ऊपर से मेरी शादी भी नहीं हुई थी। न कोई बीवी थी न बहन जो घर आकर खवातीन से बात करके ऑर्डर ले लेती। मुझे तो लाजमी दुकान चाहिए थी। इसी परेशानी में जब मैं बाजार की दूसरी तरफ गया तो मुझे एक कोने में एक दुकान नजर आई जो बाकी दुकानों से हटकर थी। वो मार्केट की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उसके बाद दीवार आ जाती थी और रास्ता बंद हो जाता था। दुकान बाहर से काफी पुरानी और गंदी लग रही थी, कुछ खंडहर का सा मंजर पेश कर रही थी। मैंने वहीं खड़े होकर एक शख्स से पूछा कि ये दुकान तो खाली पड़ी है, तुम लोग तो कह रहे थे कि कोई दुकान खाली नहीं है। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि ये दुकान है तो खाली, लेकिन इसका मालिक इस दुनिया में नहीं रहा और इसका कोई वली वारिस भी नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, बैठ जाऊं तो कोई मसला तो नहीं होगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि क्यों, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? मैं जरा चौंक गया और पूछा क्या मतलब? वो बोला, ये दुकान आसिफ अज़दा है, यहां भूतों का साया है और जो भी यहां बैठा है वो 4 दिन भी ठहर नहीं सका। मैंने दिल में थोड़ा सा डर महसूस किया, लेकिन फिर दुकान की तरफ दोबारा देखा तो सोचा कि इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे तो कॉर्नर की दुकान है और सबसे पहले इसी पर नजर पड़ती है जब कोई ग्राहक बाजार में दाखिल होता है। बस इसकी हालत कुछ खराब है, झाड़ू पोछा हो जाए तो साफ सुथरी हो जाएगी। मैंने उस शख्स से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। उसने कहा, इस दुकान की कहानी अजीब है। यहाँ पहले एक आदमी दूध दही की दुकान खोलकर बैठा था और जिसने भी वहां से दूध खरीदा वो बीमार हो गया। वो आदमी कुछ परेशान रहने लगा और कहने लगा कि रात को जिन्नात के बच्चे आकर मेरा सारा दूध पी जाते हैं। वो अक्सर दुकान खोलकर सो जाता था और सुबह देखता कि दूध गायब होता है। फिर वो एक दिन खामोशी से दुकान छोड़कर चला गया। उसके बाद और लोग भी आए। किसी ने कपड़े का काम किया, किसी ने मोबाइल मरम्मत की दुकान बनाई, लेकिन कोई भी ज्यादा देर नहीं टिक सका। सबको किसी न किसी अजीबो-गरीब मसले का सामना करना पड़ा। पिछले 8 साल से ये दुकान बंद पड़ी थी और इसका मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो बाहर के मुल्क अपने बेटे के पास चला गया। मैंने सोचा कि अगर मैं यहां बैठ जाऊं तो मुझे किसी को किराया भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ना मालिक है ना कोई वारिस। वो शख्स बोला, तुम 4 दिन भी यहां ना बैठ पाओगे। मैंने कहा, तो चलो देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं। मैं बाजार की इंतजामिया के पास गया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे, जो भी करना है अपनी मर्जी से करो। उन्होंने पहले भी लोगों को मना किया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बैठ सकते हो। और मैंने कहा, मैं खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहां बाकी दुकानों का किराया 6000 से शुरू हो रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि शुरू में ही इतना किराया दूं। दुकान की सफाई और अजीब कोना। मैंने एक पुराना झाड़ू लिया और दुकान की सफाई शुरू कर दी। अंदर कुछ पुराना सामान भी पड़ा था। मेज कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक आईना भी लगा हुआ था जो गर्द से अटा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मुझे तो ये सब मुफ्त में मिल गया, सामान भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे लॉटरी लग गई हो। मैं बहुत खुश था और सोच रहा था कि काम शुरू करते हैं और किस्मत बदलते हैं। मुझे सब कह रहे थे कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं है। सबका कहना था कि जहां इंसान अपनी जिंदगी के बारे में संजीदा होता है वहां ऐसी जगह पर बैठने का सोचता भी नहीं। लेकिन मैंने इन सब बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया।
क्योंकि मेरे लिए अब पीछे हटने का मतलब था कि मैं अपनी हार तस्लीम कर लूं, और मैं कभी हार मानने वाला नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि जब मैं दुकान साफ कर रहा था तो एक चीज मुझे बहुत अजीब लग रही थी, और वो था इस दुकान का एक कोना जो बिल्कुल दुकान के आखिरी हिस्से में था। वो कोना निहायत ही अंधेरा था, और जितना भी मैं उसे साफ करता या रोशनी करता उसमें एक अजीब सी घुटन रहती थी, और दिल में एक बेनाम सा खौफ महसूस होता था। मुझे याद आया कि मेरे दादा कहा करते थे कि जिन्नात हमेशा कोनों में छुपते हैं, और खास तौर पर सफर के महीने में तो ये चीजें ज्यादा मुतहर्रिक हो जाती हैं। मेरा दिल चाहा कि छोड़ दूं ये सब, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये सब वहम है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और सोचा कि दिन को दुकान खोलूंगा और जैसे ही शाम होगी दुकान बंद कर दूंगा। मैं यहां रात नहीं गुजारूंगा। मैंने दुकान को अच्छी तरह साफ कर लिया, अंदर पड़ी पुरानी मेज को इस्तेमाल के काबिल बनाया, और अपनी सिली हुई चंद नमूना कमीजें जो पहले से मेरे पास थीं उन्हें दीवार पर टांग दिया। मेरी दो मशीनें थीं, एक पुरानी और एक नई। दोनों को मुनासिब जगह पर रख दिया। कुछ धागे और सुइयां जो मेरे बैग में थी वो निकालकर तरतीब से रख दी, और फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, 2 नफल अदा किए और दुकान के कोने में बैठ गया। पहली ग्राहक, नकाबपोश लड़की। मुझे तो लगा ही था कि कोई इस मशहूर आसिफजदा दुकान में आएगा भी नहीं, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि अगर दुकान के अंदर ना भी आए तो मैं बाहर खड़े होकर सामान ले सकता हूं। पूरा दिन बैठा रहा, एक एक लम्हा गुजारा, लेकिन किसी ने झांक कर भी नहीं देखा। दोपहर में एक आदमी पास से गुजरा और हैरत से बोला, वाकई बैठ गए हो इस दुकान में। मैंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का नाम लेकर बैठा हूं। वो सर हिलाकर चलता बना। रात का वक्त करीब आ रहा था। बाजार की दुकानें बंद हो रही थी। मैं भी सामान समेटने ही वाला था कि अचानक से एक लड़की आई जिसने मुकम्मल नकाब किया हुआ था। उसका लिबास मुकम्मल पर्दे वाला था, लेकिन उसके बावजूद उसकी खूबसूरती और जवानी ऐसे झलक रही थी जैसे कोई चांद बादलों में छुपकर भी अपनी रोशनी न छुपा सके। वो मेरे सामने आकर रुक गई और नरम सी आवाज में बोली, मुझे कुछ कपड़े सिलवाने हैं। मैंने कहा, जी बिस्मिल्लाह, आइए अंदर आइए। वो बिना किसी झिझक के अंदर आ गई और काउंटर पर आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए एक बड़े से स्याह रंग के शॉपर से एक काला सा कपड़ा निकाला। कपड़ा मुकम्मल तौर पर काला और भारी किस्म का था। मैंने हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि कपड़ा बहुत उम्दा है। मैंने कहा, आपको क्या सिलवाना है? तो वो बोली, एक लंबा सा चोगा बनवाना है, 7 फुट लंबा। मैंने हैरत से कहा, 7 फुट लंबा? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ, मुझे ऐसा ही चाहिए। अब क्योंकि वह मेरी पहली ग्राहक थी, मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने कहा, क्या इस पर कोई लेस या बटन वगैरह भी लगाने हैं या सिर्फ सादा रखना है? तो वो बोली, नहीं, सिर्फ सादा काला चोगा हो, कुछ भी ना लगाना। हो सके तो मुकम्मल स्याह धागे से सिलो। और एक बात और, ये मेरे साइज का नहीं बनाना। मैंने हैरानी से पूछा, अगर आपके साइज का नहीं है तो किसके लिए है? तो वो मुस्कुराकर बोली कि मेरे लिए है भी नहीं। ये बात मुझे कुछ देर के लिए उलझा गई। मैंने कहा कि इसके पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि 7 फुट का चोगा है और सादा होते हुए भी काम ज्यादा है। उसने कहा कि कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा कि 1400 रुपीज। वो बोली कि ठीक है, पैसों की फिक्र मत करें, काम अच्छा होना चाहिए। वो लड़की काम देकर चली गई और मैंने उसी रात उस चोगे पर काम शुरू कर दिया। अगले ही दिन उसे तैयार कर दिया। जब तीसरे दिन वो आई तो मैंने चोगा दिखाया। वह बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि अब इसके पैसे दे दीजिए। तो उसने अपने शॉपर से कुछ नोट निकाले और काउंटर पर रखे। ऊपर ऊपर देखने में 100 के नोट थे। मुझे लगा कि शायद उसने कम पैसे दिए हैं, लेकिन जब मैंने पैसे गिने तो हैरान रह गया, क्योंकि अंदर 5-5,000 के 2 नोट निकले। कुल 10,000 रुपए थे। मैं तो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो जरूरत से ज्यादा ही दे गई है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो तो कब की जा चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा कि शायद अल्लाह ने मेरी नीयत का सिला दिया है। डरावना ख्वाब। अगले दिन मैं सुबह सवेरे बाजार आ गया, और मुझे ये बात शुरू में ही अजीब लगी कि आज पूरा बाजार बंद पड़ा था। हालांकि इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यहां जिंदगी सुबह के वक्त ही शुरू हो जाती थी। लेकिन आज सड़क गली सुनसान पड़ी थी। मैंने सोचा कि खैर मैं अपनी दुकान खोल लेता हूं। जैसे ही दुकान के अंदर कदम रखा, मेरी सांस जैसे रुकने लगी, क्योंकि सामने जो मंजर था वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और खौफनाक था। वही कोना जो हमेशा से मुझे खौफजदा करता था, आज वहां एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ था और अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा झुका हुआ था और वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई नशई या पागल आकर बैठ गया है। मैंने आवाज दी, कौन हो भाई, क्या कर रहे हो यहां? लेकिन उसने मेरी तरफ ना देखा और ना जवाब दिया।
मैंने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा, भाई सुनो, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? ये मेरी दुकान है। फिर भी वो खामोश रहा, बस रोने की सी आवाज आ रही थी। मैंने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मेरी तरफ देखो, तुम हो कौन? और जब उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा तो मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो चेहरा मेरा अपना चेहरा था। मैं खुद को देख रहा था, लेकिन ऐसा बिगड़ा हुआ खुद कि जिसे पहचानना भी मुश्किल हो जाए। आंखों के नीचे नीलाहट और सूजन थी, जैसे दिनों से रो रहा हो। होंठ सूखे हुए और उन पर सफेद सी तह जमी हुई थी। मैं हैरत और खौफ के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन वो मुझ पर चीखने लगा। वो कहने लगा, भाग जाओ, अभी के अभी यहां से चले जाओ। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो। यहां जो आया वो खत्म हो गया, तुम भी खत्म हो जाओगे। मैं उसकी चीख पुकार से इतना डर गया कि मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। मैं मुसलसल चीख रहा था, और वो मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा बार बार यही कहे जा रहा था, भाग जाओ, वरना तुम्हें भी उसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। और इतने में अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं बिस्तर पर बैठा, पसीने में सराबोर हांफता हुआ मौजूद था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उल्टे पांव और दूसरा ऑर्डर। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और सोचा कि शायद ये ख्वाब इसलिए आया क्योंकि मैं हर वक्त उसी दुकान के बारे में सोचता रहता हूं। मैंने तय किया कि अब उस दुकान के बारे में मनफी बातें नहीं सोचूंगा और अपने काम पर तवज्जो दूंगा। इस ख्वाब के बाद मेरी हालत वैसी नहीं रही जैसी पहले दिन थी। अब मैं पहले जैसा पुरजोश नहीं था। दुकान में बैठता तो नजर बार बार उस कोने की तरफ ही जाती। आखिरकार मैंने फैसला किया कि उस कोने के आगे कुछ न कुछ लगा देना चाहिए ताकि वो नजरों से ओझल हो जाए। मैंने एक आधा सा पर्दा जो कहीं से फटा हुआ था, उसी को इस तरह से टांग दिया कि वो कोना कुछ हद तक छुप जाए। पूरा दिन मैं दुकान में ऐसे ही बैठा रहा और हर आहट पर चौंकता रहा। कोई ग्राहक नहीं आया। इसी दौरान अचानक मेरी नजर उस पर्दे की तरफ गई और मेरे जिस्म में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई, क्योंकि पर्दा नीचे से काफी ऊंचा था और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो ये कि उसके पांव उल्टे थे। न सिर्फ उल्टे बल्कि साकित, और साकित होने के बावजूद भी उनसे एक अजीब सी लरजती हुई फजा निकल रही थी, जैसे हवा थम गई हो। मैं एक लम्हे को बिल्कुल जम सा गया हूं, फिर जैसे मेरे अंदर की चीख बाहर निकलने के लिए बेताब हो गई और मैंने एक जोरदार चीख मारी। मेरी चीख के साथ ही अचानक आवाज आई, क्या हो गया? और जैसे ही मैंने सामने देखा तो वही नकाबपोश लड़की खड़ी थी। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लड़की बड़ी सादगी से कहने लगी, अगर कोई मसला है तो मैं बाद में आ जाती हूं। मैंने फौरन संभलने की कोशिश की और कहा, नहीं, कोई मसला नहीं है, बस गर्मी ज्यादा लग गई है और तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मेरी नजरें एक लम्हे के लिए भी उस पर्दे से नहीं हट रही थी, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने उससे बात बदलने के लिए फौरन कहा, उस दिन आपने जो पैसे दिए थे वो तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा थे। तो वो बड़ी सादगी से बोली, ज्यादा नहीं थे, आपके काम से खुश होकर दिए थे। और जब बंदा खुश होता है तो देने का दिल भी करता है और लेने वाले की इज्जत भी बढ़ जाती है। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन अब वो दोबारा आई थी और इस बार भी वो मेरे लिए काम लेकर आई थी। उसने कहा, इस बार इस तरह के 5 चोगे सिलवाने हैं, और फिर एक कपड़े का बड़ा सा थान सामने रख दिया। जब मैंने उस कपड़े को हाथ लगाया तो वो आम कपड़ों के मुकाबले में बहुत ज्यादा वजनी महसूस हुआ। मैंने सर हिला दिया और कहा, ठीक है, बताइए कितने दिनों में चाहिए। उसके बाद उसने जो बात की वो सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी, इस काम के 50,000 रुपए दूंगी। मैंने फौरन कहा, देखिए, पैसे मिलने पर किसी को बुरा तो नहीं लगता, लेकिन 50,000 रुपए तो इस काम के नहीं बनते। ये काम ज्यादा से ज्यादा 6-7,000 का है, तो आप इतने पैसे क्यों देंगी? वो मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे आपका काम पसंद है और मैं कीमत काम की नहीं खुशी की देती हूं। ये सुनकर मैं तो खामोश हो गया। मैंने कहा कि ठीक है, 5 दिन बाद आ जाएंगी। चोरी का इल्जाम और जिनजादी का जादू। मैंने अगले 5 दिन में वो 5 चोगे तैयार कर दिए और छठे दिन के लिए उसे बुलाया। वो बिल्कुल छठे दिन ही आई और आकर चुपचाप एक लिफाफे में से 50,000 रुपए निकाले और मेरे काउंटर पर रख दिए और खामोशी से चली गई। मैं सिर्फ उसे जाते हुए देखता रह गया। वो लड़की दोबारा आई और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खामोश और पुरअसरार लग रही थी। वो बोली, इस दफा मुझे 10 चोगे सिलवाने हैं, और ये कपड़ा लो और ये लो 1 लाख रुपए। और उसने वो मोटे नोटों की गड्डी मेरे काउंटर पर रख दी
और बगैर कुछ और कहे वापस मुड़ गई और दुकान से बाहर चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। हैरत, खुशी और खौफ, तीनों जज्बात मेरे अंदर एक साथ हलचल मचा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि मैं दुकान में बैठा कपड़ों की कटिंग कर रहा था कि बाहर से शोर सुनाई देने लगा। बाहर निकला, देखा तो बाजार के सारे दुकानदार इकट्ठा हो चुके थे और सबके चेहरे पर गुस्सा और शक का मिलाजुला तासुर था। एक ने मुझे आवाज देकर कहा, इधर आ, जरा बात करनी है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो उनमें से एक ने मेरे गिरेबान को पकड़ लिया और जोर से झंझोड़ते हुए कहा, जब से तुम यहां आए हो 3 महीने हो चुके हैं और तुम्हारी दुकान पर आज तक एक ग्राहक भी नहीं आया। रोज हम देखते हैं तुम अकेले बैठे होते हो, लेकिन फिर भी हर रोज तुम पैसे गिनते हो और चेहरे पर खुशी होती है। हमें शक है कि बाजार में जो हालिया चोरी हुई है उसमें तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं? मैं इस इल्जाम पर बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। मैंने कहा, तुम लोगों को किसने कहा कि मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता? मेरे पास एक लड़की आती है जो कपड़े सिलवाती है और वही मुझे पैसे देकर जाती है। ये सुनकर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक बंदा बोला, हम सब यहाँ पूरा दिन बैठे होते हैं और आज तक हमने तुम्हारी दुकान पर किसी लड़की को आते जाते नहीं देखा। मैंने जल्दी से कहा, अभी परसों की ही बात है जब वो आई थी और कपड़े दिए थे। और मैंने सामने वाली दुकान वाले की तरफ इशारा किया और कहा, तुम ही बताओ, तुम तो सामने वाली दुकान पर बैठे थे, तुमने देखा था जब वो पैसे देकर गई थी। उसने बड़ी बेतिनाई से कहा, हाँ मैंने तुम्हें पैसे गिनते देखा था, लेकिन मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। मेरे तो होश उड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है। क्या वाकई वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है? इतने में वो सब मेरे खिलाफ होने लगे। एक बंदा तो आगे बढ़कर मुझे मुक्के मारने के लिए तैयार हो गया। मैंने डर के मारे इधर उधर देखा और मेरी नजर जैसे ही दुकान की तरफ गई तो मैंने देखा कि वही नकाबपोश लड़की वहां खड़ी है, दुकान के ऐन सामने। मैंने जल्दी से कहा, देखो वो खड़ी है, वही लड़की जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी मैं उसे बुलाकर तुम सबके सामने ले आता हूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा और उनसे पीछे हटने को कहा ताकि उसे बुला सकूं, तो उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया। लेकिन पीछे हटते ही उनके चेहरों पर एक खौफनाक सा तासुर आ गया, जैसे उनके रोंगटे खड़े हो गए हों। एक बंदा बड़बड़ाया और बोला, वहां तो कोई भी नहीं खड़ा, लगता है कि तुम पर जिन्नात का असर हो गया है। ये सुनकर मेरी भी हालत खराब हो गई। मैं वहीं रुक गया और उस लड़की की तरफ देखा तो वो अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल खामोश। और फिर अचानक उसने उन लोगों की तरफ देखा और हवा में अपने हाथ को ऐसे घुमाया जैसे एक दायरा सा खींचा हो। फिर जो मंजर मेरे सामने आया वो नाकाबिले यकीन था। वो सारे लोग जिन्होंने मुझे अभी अभी घेर रखा था, वो एक एक करके जैसे बेखबर हो गए, जैसे उनकी याददाश्त मिट गई हो, और वो सब अपनी अपनी दुकानों की तरफ चल दिए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी ने दोबारा सवाल नहीं किया, बल्कि सब ऐसे चाय पीने में मशरूफ हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और वो लड़की अब भी दुकान के सामने खड़ी थी और मुझे खामोशी से देख रही थी। जिनजादी की मोहब्बत और शर्त। मैं चलता चलता अपनी दुकान में चला गया, उसके पास से गुजर गया। वो मुझे पत्थर आंखों से देखती रही और फिर मेरे सामने खड़ी हो गई। आज उसने अपना नकाब भी हटा दिया। थी तो बहुत खूबसूरत। मैंने कहा, कौन हो तुम? मेरी जुबान कांप रही थी। तो कहने लगी कि जिनजादी हूं, तुझसे काम करवाती हूं, डरो नहीं मुझसे। मैंने उनकी याददाश्त मिटा दी, वो कभी तुमसे सवाल नहीं करेंगे। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो कहने लगी, डरने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुमसे काम करवाना था और तुम मुझे अच्छे लगे। हम लोग इसी दुकान में रहते हैं, मेरे साथ कुछ और भी हैं। वो तुम्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए तो डरा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मैं इस दुकान में काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। वो कहने लगी, भागने की जरूरत नहीं है, अकल से काम लो। मैं तुमसे ये काम करवाती रहूंगी और तुम्हारा काम चलता रहेगा, और अब ये लोग भी तुमसे कभी सवाल नहीं करेंगे। क्या मसला है? तुम्हें सिर्फ डर है तुम्हारे अंदर। मैं चुप हो गया। उसने कपड़े का पूरा थान टेबल पर रखा और कहा, 15 चोगे सिलवाने हैं तुमसे, और इसका मतलब समझते हो कि कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें? मैं चुप हो गया। वो कहने लगी, डरो नहीं, अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क शायद इसी तरह लिखा है। बस किसी से बात नहीं करना, तुमसे भी कोई सवाल नहीं करेगा। मैं चुप हो गया और इसी तरह मेरी दुकानदारी चली। मैं जिन्नात के लिए चोगे सीता हूं। मुझे आज भी याद है, जब पहली बार मैंने वो चोगा सिया तो उसके बटन खुद ब खुद लगे थे, धागा खुद ही सुई में आ गया था। कैंची किसी इंसानी हाथ के बगैर चलती थी
और मेरे सामने एक नज़र ना आने वाली दुनिया के बाशिंदों की कतार खड़ी होती थी। और जब मैं दिन भर के काम के बाद थक कर बैठता तो मेरे सामने गर्मागर्म चाय का कप और पराठे आ जाते थे। ये सब चीज़ें आसमान से तो नहीं उतरती थी, लेकिन बनाने वाला मुझे नज़र नहीं आता था। हाँ, वो जिनजादी अक्सर दिखाई देती थी। वो अपने बारे में बहुत कम बताती थी। सिर्फ इतना कहती थी कि हम बहुत पुराने हैं, सदियों पुराने, और जब हम किसी इंसान से ताल्लुक बना लें तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। बस शर्त यह है कि तुम किसी को कुछ ना बताओ। और जब मैंने एक बार हिम्मत करके उससे पूछा कि अगर मैं किसी को बता दूं तो फिर क्या होगा, तो उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो कहने लगी, फिर तुम्हारे सारे टांके उधड़ जाएंगे, तुम्हारी सिलाई उल्टी चलने लगेगी, कपड़ा खुद ब खुद जल जाएगा और दुकान में दाखिल होने वाले हर शख्स की शक्ल बिगड़ जाएगी। मैं उस दिन बहुत डर गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि डरने के बाद भी मैं दुकान छोड़ न सका, क्योंकि हर रात मेरे घर में अशरफियों से भरी थैली आती। मेरे घर की छत जो बरसों से टपक रही थी वो अचानक बन गई, और मोहल्ले वाले हैरान थे कि शीदा दर्जी रातों रात अमीर कैसे हो गया। लेकिन मैं किसी को कुछ न बता सका। बस सिलाई करता रहा, चोगे बनते रहे, और चाय आती रही, और पराठे खिलते रहे। फिर एक दिन जब मैंने उस जिनजादी से पूछा, क्या तुम सिर्फ काम के लिए मेरे साथ हो, तो उसने बड़ी अजीब बात कही, शीदा, तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने मोहब्बत की है और जिसे मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम बस सिलाई करते रहो और बदले में मैं तुम्हें खुश रखूंगी। उस दिन मेरे अंदर से सारा डर निकल गया था और मैंने चोगे सीना अपना मुकद्दर मान लिया था। और अब सालों बाद भी मैं वही शीदा दर्जी हूं जो जिन्नात के लिए कपड़े सीता है और हर रोज अशरफियां गिनता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये शर्त है और मैं जानता हूं कि अगर मैंने जुबान खोली तो मेरी सिलाई उल्टी हो जाएगी। इसलिए मैं चुप हूं, क्योंकि मैं हूं शीदा दर्जी, जिनजादी का दर्जी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी के किसी खास पहलू पर और बात करूं या कोई और कहानी सुनूं?